अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कैम मीडियम। आज हमने जो टॉपिक पढ़ना है वो है बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, लास्ट टाइम हमने जो टॉपिक पढ़ा था उसमें हम लोगों ने इवेपोरेशन पढ़ा था। ठीक है, इवेपोरेशन पढ़ा, फिर हमने वेपर प्रेशर पढ़ा। ठीक है, और उसके बाद हमने डिटर्मिनेशन ऑफ वेपर प्रेशर वगैरह ये सारी चीज़ें पढ़ी। आज जो हमने पढ़ना है वो है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट जो है इसका टोटल रिलेशनशिप जो है वो इवेपोरेशन और वेपर प्रेशर के साथ है। ठीक है, सबसे पहले हम इसको डिफ़ाइन करते हैं कि ये जो बॉइलिंग पॉइंट है ये क्या होता है। कहा जाता है कि व्हेन अ लिक्विड इज़ हीटेड, जब एक लिक्विड को हीट किया जाता है, ठीक है, तो उस टाइम पे क्या होता है कि उसका जो वेपर प्रेशर है गोज़ ऑन इंक्रीजिंग। देन द स्टेज रीचेज at which the vapor pressure of liquid becomes equal to the external atmospheric pressure। और ये जो टेम्परेचर होता है इस प्रेशर पर, दिस इज़ कॉल्ड द बॉइलिंग पॉइंट। यानी वो स्टेज, द स्टेज, यहाँ से डेफिनेशन आपकी स्टार्ट हो रही है। द स्टेज रीचेस, या आप कह सकते हैं द स्टेज एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दैट पर्टिकुलर लिक्विड। ठीक है, होता क्या है भाई, ये आपको मैं थोड़ा सा डायग्राम से थोड़ा सा बता देती हूँ। ठीक है, होता क्या है कि हमारे पास, हमने लास्ट टाइम इवेपोरेशन पढ़ा था। ठीक है, इवेपोरेशन में हमने ये कहा कि मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं वाटर के। ठीक है, और उनमें से कुछ लो एनर्जी होते हैं, कुछ हाई एनर्जी होते हैं। हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो अपने कोलिजन्स, चूँकि मोशनलेस नहीं होते, मूव कर रहे होते हैं, अपनी मूवमेंट की वजह से वो समटाइम्स कोलाइड करते हैं, एनर्जी ट्रांसफ़र करते हैं। कुछ उनकी अपनी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है और वो इसकी सरफेस को आहिस्ता आहिस्ता लीव करके ऊपर चले जाते हैं। अगर ओपन हो तो ओपन एयर में चले जाते हैं, अगर क्लोज हो तो फिर वेपर प्रेशर जो है इसका इस्टेब्लिश होता है। ठीक है, अच्छा, अब वो बाहर भी, आपको पता है ना कि बाहर भी एक एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर मौजूद होता है। ठीक है, वो प्रेशर जो होता है एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसी की वजह से हम सांस ले पाते हैं। ठीक है, इसी की वजह से हम ऑक्सीजन गैस को अंदर ले जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर ले आते हैं। ये आप लोगों ने डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर की एप्लीकेशंस में ये सारी चीज़ें पढ़ी हुई हैं कि वो प्रेशर जो है आउटर एटमॉस्फेयर में भी एक मौजूद होता है। लिक्विड बॉयल कब करता है, हमने पहले पढ़ा इवेपोरेशन जो कि तमाम टेम्परेचर्स पर होती है। फिर हमने पढ़ा वेपर प्रेशर, जब हम इसको हीट नहीं कर रहे लेकिन इसकी सरफेस बंद है, यहाँ पर ऊपर जा रही है, इवेपोरेशन हो रही है, फिर कंडेंसेशन हो रही है, इवेपोरेशन हो रही है, कंडेंसेशन हो रही है, तो उसको हम कहते हैं कि यहाँ पर वेपर प्रेशर एक इस जगह पर एग्जिस्ट करता है जो लिक्विड के ऊपर पड़ता है। अगर हम इस लिक्विड को हीट करना स्टार्ट कर दें, नीचे से हमने इसको हीट प्रोवाइड करनी शुरू कर दी। ठीक है, हीट प्रोवाइड करेंगे तो वो हीट क्या करेगी कि यहाँ पर मौजूद मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी को इन्हांस कर देगी। जहाँ पर पहले 10 मॉलिक्यूल्स ऊपर जा रहे हैं वेपोरेट करके, वहाँ पर अब 10 की बजाय 100 मॉलिक्यूल्स जो नीचे से हीट गेन करके अपनी काइनेटिक एनर्जी को इतना इनफ बना चुके हैं कि वो इसकी सरफेस को लीव कर सकें, तो वो इसको लीव करके ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, और जैसे जैसे वो ऊपर आते जाएंगे, यहाँ पर अगर ये सरफेस क्लोज है ये वाली, तो यहाँ पर क्या होगा, प्रेशर, वेपर्स का प्रेशर बढ़ता जाएगा। वेपर्स की ज़ाहिर है कंसनट्रेशन जब ज़्यादा होती जाएगी, यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंसनट्रेशन हो जाएगी वेपर्स की। जब कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो वो लिक्विड की सरफेस के ऊपर प्रेशर डालेंगे। ठीक है, अब ये वाला जो प्रेशर वो डाल रहे हैं ना लिक्विड की सरफेस के ऊपर, ये है इसका वेपर प्रेशर। अब यहाँ पर जब ये वाला जो वेपर प्रेशर है ये इक्वल हो जाए ये एक्सटर्नल बाहर एग्जिस्ट करने वाले एटमॉस्फेरिक प्रेशर के जब ये इक्वल होता है ना, तो फिर आप कह सकते हैं कि यहाँ पर मौजूद जो वेपर्स हैं वो सारे के सारे, उनका जो प्रेशर है वो एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो गया। तो यहाँ पर इस लिक्विड की सरफेस के अंदर बबल्स बनना शुरू हो जाते हैं। वो बबल्स बेसिकली क्या होते हैं, वो इसके अंदर मौजूद बहुत सारे मॉलिक्यूल्स जो हाई एनर्जी गेन कर चुके हैं, अब वो यहाँ पर सरफेस के ऊपर आते हैं और यहाँ पर वो बबल जो है वो बर्स्ट हो जाता है, फट जाता है, और वो मॉलिक्यूल्स यहाँ पर ऊपर ओपन एयर के अंदर आ जाते हैं। और ये वाला प्रेशर वेपर्स का जब एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है, फिर ये लिक्विड की सरफेस के ऊपर बबल्स बनना शुरू हो जाते हैं और ये सरफेस जो है ये आप कह सकते हैं कि ये स्टार्ट्स बॉयल करना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, इस स्टेज के ऊपर समझ आ गई बात की।
ठीक है। तो ये सारा प्रोसेस इसके अंदर हो रहा होता है। यानी क्या होता है कि शुरू में जो हम जब इसको हीट करते हैं, ओरिजिनली भी कुछ मॉलिक्यूल्स के पास हाई काइनेटिक एनर्जी जो ये ऑपरेशन कर रहे हैं तमाम टेम्परेचर्स पर, लेकिन जब हम लिक्विड को हीट करते हैं, हीट करने से यहाँ पर मौजूद मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम एक्सटेंट तक बढ़ जाती है। वो एक खास एक्सटेंट तक बढ़ती है। अगर मजीद आप हीट इंक्रीज करते जाएंगे तो उनकी काइनेटिक एनर्जी उससे ज़्यादा नहीं हो सकती। अब जो एनर्जी नीचे से आ रही है ना, वो यूज़ होगी इन लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को ब्रेक करने के लिए। वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जब ब्रेक होंगी तो फिर हर मॉलिक्यूल जो है वो बिल्कुल आज़ाद हो जाएगा अपनी तमाम तरह की फोर्सेस से। तो वो ईजिली यहाँ पर ओपन सरफेस के अंदर जाना शुरू हो जाएंगे। ओपन सरफेस के अंदर जाना शुरू हो जाएंगे तो इतने ज़्यादा हो जाएंगे, कंसनट्रेशन इतनी ज़्यादा हो जाएगी, उसका प्रेशर इसके ऊपर बहुत ज़्यादा पड़ेगा। और जब वो प्रेशर बाहर के प्रेशर के बराबर हो जाएगा तो फिर ये लिक्विड जो है इसकी सरफेस के ऊपर बबल्स बनना शुरू हो जाएंगे, यानी ये बॉयल करना शुरू हो जाएगी। ठीक है, ये चीज़ें हमने देख ली। इसके अंदर के बॉइलिंग पॉइंट बेसिकली होता क्या है। अच्छा, अब आगे एक टर्मिनोलॉजी उसने यूज़ की है कि ये तो बॉइलिंग पॉइंट के बारे में हम लोगों ने पढ़ा ना। आगे उसने कहा है कि मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन इसके अंदर एक चीज़ होती है, वो क्या है, मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन। इसकी भी उसने डेफिनेशन प्रॉपर बताई है आपको। ठीक है, मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन जो है ये क्या चीज़ होती है। वो कहता है कि द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू वेपराइज, यानी अगर 1 मोल को वेपराइज करने के लिए हमें कितनी हीट रिक्वायर है, किसी भी लिक्विड के 1 मोल को वेपराइज करने के लिए कितनी हीट रिक्वायर है उसके बॉइलिंग पॉइंट पर। ठीक है, तो वो क्या होगी, वो उसकी मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन होगी। यानी मैं अगर इसको डिफाइन करूँ तो मैं कहूँगी द अमाउंट ऑफ हीट requires to vaporize 1 mole of a liquid at its boiling point is called molar heat of vaporization। वो क्या होती है, मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन होती है। ठीक है, अब वो कहता है कि ये मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन का हमें यहाँ पर क्यों ज़रूरत पेश आई। इस वजह से कि यहाँ पर ये जो हमने कहा है कि इसका बॉइलिंग पॉइंट इस्टेब्लिश हो रहा है, हम इसको 1 मोल के लिहाज से देखना चाह रहे थे कि 1 मोल जो है वो कितनी एनर्जी रिक्वायर करता है अपने आप को वेपराइज में चेंज करने के लिए अपने बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर। तो वो क्या होगी, इसकी मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है, वाटर की मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन जो होती है, इसकी मैं ज़रा अब एब्रीविएशन ही लिखूँगी, मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर H2O। वाटर की होती है ऑलमोस्ट 40.6 किलो जाउल्स पर मोल। ये जो मोलर क्वांटिटीज़ होती हैं ना, ये सारी की सारी हम पर मोल में, किलो जाउल्स पर मोल के अंदर हम लोग इन्हें मेजर करते हैं। ठीक है, अच्छा, ये वाटर की इतनी होती है। अच्छा, उसके बाद उसने जिक्र किया है कि हमने एक टेबल उसने जिक्र किया, टेबल 4.5, ये आपकी बुक के ऊपर बना हुआ है। इस टेबल को आप और से देखें, ये मैं टेबल आपको यहाँ से दिखा देती हूँ। लुक एट दिस, ये टेबल है। ठीक है, इसमें आप देखें कि एसिटिक एसिड का उसने बॉइलिंग पॉइंट बताया हुआ है कितना है, 118.5 डिग्री सी। एसीटोन का है 56, एनिलीन का है 184.4, बेंजीन का 80.15, कार्बन डाइसल्फाइड का 46.30, कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है उसका 76, एथेनॉल का 78, नेफ्थलीन का 218, फिनोल का 181, वाटर का 100 डिग्री सी। वाटर जो है वो 100 डिग्री सी पे बॉयल करता है। और यहाँ पर आप देखेंगे बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ सम कॉमन लिक्विड्स एट 760 टॉर। 760 टॉर जो होता है ना, ये इक्वल होता है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। यानी ये तमाम वैल्यूज़ जो हैं ये 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर होंगी। वाटर आपको पता है कि 100 डिग्री सी पे बॉयल करता है, तो वही उसने यहाँ पर लिखा हुआ है। फर्दर उसने आगे इस ग्राफ को एक्सप्लेन किया है। ठीक है, उसने इस ग्राफ को जब एक्सप्लेन किया है तो इसमें आप ये देखें कि उसने 4 लिक्विड्स यूज़ किए हैं। ठीक है, सबसे पहले उसने लिया है यहाँ पर इथाइलिन ग्लाइकोल, फिर अगली कर्व है वाटर की, फिर उससे अगली कर्व है इथाइल अल्कोहल की, फिर उससे अगली कर्व है जो कर्व है वो है डाई इथाइल ईथर की। आप देखें एक्स एक्सिस पर टेम्परेचर है, ठीक है, और वाई एक्सिस पर वेपर प्रेशर टॉर में है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखें कि उसने वेपर प्रेशर की जो डिस्ट्रीब्यूशन की हुई है 0 डिग्री 0 है यहाँ पर वेपर प्रेशर, फिर उसके बाद 200, 400, 600 और 760। 760 ये यही है जो जिसका जिक्र यहाँ पे हुआ, यानी 1 एटमॉस्फेयर। 760 टॉर के ऊपर एक लाइन ड्रॉ की हुई है। ये वाली लाइन के ऊपर जब लिक्विड रीच करता है ना तो वो बॉयल करना शुरू हो जाता है, क्योंकि एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है 1 एटमॉस्फेयर या 760 टॉर। तो जब हमने इसके वेपर प्रेशर को एक्सटर्नल वेपर प्रेशर या एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल लाना है, तभी लिक्विड ने बॉयल करना है। अब वो कह रहे हैं कि डाईइथाइल ईथर जो है उसका होता है 34.6 डिग्री सी। ठीक है, इथाइल अल्कोहल का होता है 78.3 डिग्री सी, वाटर का होता है 100 डिग्री सी, और इथाइलिन ग्लाइकोल का आगे जाके कहीं होगा। ठीक है,
अब यहाँ पर स्टार्ट वो इसमें एक चीज़ एक्सप्लेन कर रहा है कि यहाँ पर आप देखें कि ये जो चीज़ है ना, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है लिक्विड्स का, ये बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है इनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के ऊपर। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के ऊपर डिपेंड करता है। जिसकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा होंगी ना, वो बहुत आहिस्ता से और लेट जो है वो ऊपर की तरफ जाएगा और फिर ज़्यादा टेम्परेचर पर जाकर उसका बॉइलिंग पॉइंट रीच करेगा। जाहिर है कि जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा होंगी तो लिक्विड को बॉयल करने के लिए इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को ब्रेक करना ज़रूरी है, और उनको ब्रेक करने के लिए ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर होगी। आप देखें डाईथाइल ईथर 34.6 थोड़ा है, फिर 78.3 थोड़ा उससे ज़्यादा है, और 100 जो है इन तीनों के कंपैरिजन में सबसे ज़्यादा है। इसका मतलब है वाटर के अंदर मैक्सिमम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एग्जिस्ट कर रही हैं। ठीक है, यहाँ पर वो जिक्र करता है कि वाटर जो है उसका कर्व कहाँ से बनना स्टार्ट होता है। वो कह रहा है कि इसका कर्व ऑलमोस्ट बनता है 4.8 टॉर से बनना स्टार्ट होता है, और आहिस्ता 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 विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर जब 100 डिग्री सी टेम्परेचर आता है फिर जाके ये 760 टॉर तक रीच करता है। जबकि डाईइथाइल ईथर जो है वो 200 से ही स्टार्ट हो जाता है। ये 4.8 से स्टार्ट होकर आहिस्ता आहिस्ता ऊपर गया, ठीक है, लेकिन ये जो है ये 200 डिग्री सी पे 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर ही ये स्टार्ट हो जाता है, और ये फ़ौरन से रीच हो जाता है, और ये 34.6 डिग्री पे सी पे जाके ये बॉयल भी करना शुरू हो जाता है। इसका मतलब क्या है, डाईइथाइल ईथर के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज वीक हैं। ठीक है, इसके कंपैरिजन में इथाइल अल्कोहल के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस थोड़ी सी ज़्यादा है, लेकिन वाटर के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इन दोनों के कंपैरिजन में ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से इसने लेट जाकर 760 टॉर को रीच किया और 100 डिग्री सी पे जाकर इसने बॉयल करना शुरू किया। ये सारा कुछ उसने इस पैराग्राफ के अंदर एक्सप्लेन किया हुआ है। आगे आ जाएँ आप लोग। आगे उसने यही बात जो मैंने आपको रिपीट की है वही बात उसने रिपीट की है, ठीक है, सारी की सारी। नेक्स्ट हमारे पास जो है ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वाली बात की। नेक्स्ट हमारे पास है बॉइलिंग पॉइंट एंड एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये चीज़ इंटरेस्टिंग है, ये मैं ज़रा आपको यहाँ पर समझा देती हूँ। यानी बॉइलिंग पॉइंट और एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर का रिलेशन क्या है आपस में, और इससे हम कौन कौन सी एप्लीकेशंस जो हैं वो हासिल कर सकते हैं। बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट वर्सेस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हमने कहा कि जब किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर को रीच करता है तो फिर जाके लिक्विड बॉयल करता है। ठीक है, यानी हमने कोई भी सपोज करें आपके पास कोई लिक्विड है, ठीक है, कोई भी ये लिक्विड है ए, ठीक है, ए कोई भी लिक्विड है, ये इस लिक्विड ए का जो वेपर प्रेशर होगा जब ये जाके इक्वल होगा एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, फिर जाके जो लिक्विड है उसका बॉइलिंग पॉइंट रीच होगा। इसका मतलब ये है कि वेपर प्रेशर ने सिर्फ इसको रीच करना है और उसने बॉयल करना शुरू कर देना। तो मेन मुद्दा क्या है हमारे पास, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यानी अगर हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को डिस्टर्ब करेंगे तो हमारा वेपर प्रेशर भी उस लिहाज से डिस्टर्ब होगा। सपोज करें कि आपके पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है आप जानते हैं कि 760 टॉर होता है या तो, और ये इक्वल होता है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। ठीक है, अगर हम 760 टॉर की वैल्यू को चेंज करके कम कर दें तो वेपर प्रेशर थोड़ा ही अभी, यानी वेपर प्रेशर कम होगा और बॉइलिंग पॉइंट जल्दी रीच कर जाएगा। अगर हम 760 टॉर से बढ़ा दें, आगे की तरफ चले जाएं, तो फिर इस प्रेशर तक रीच करने के लिए वेपर प्रेशर को बहुत ज़्यादा होना पड़ेगा और फिर जाकर बॉइलिंग पॉइंट रीच करेगा। यानी इससे कम करेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट जल्दी आ जाएगा, इससे ज़्यादा करेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट लेट आएगा। ठीक है, उसने बताया हमें कि पानी के, उसने एग्जांपल दी है। फॉर एग्जांपल वो कहता है हमें कि वाटर जो है, अगर हम प्रेशर यानी एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मैंने आपको बता दिया है कि इसकी जो स्टैंडर्ड वैल्यू है ना, स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो है 760 टॉर। ठीक है, 760 टॉर है इसकी एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू। ठीक हो गया। अच्छा, अब वाटर उस टाइम पर जब 760 टॉर होता है तो वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है ना, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, ये 760 टॉर के ऊपर वो होता है 100 डिग्री सी। ठीक है, ये बात तो क्लियर है ना आपको कि पानी 100 दर्जे सेंटीग्रेड पर जाकर बॉईल करता है। क्यों करता है? क्योंकि 760 टॉर को वो रीच कर जाता है, इतने उसका जो वेपर प्रेशर होता है इतने एटमॉस्फेरिक प्रेशर को रीच कर जाता है। लेकिन अगर हम बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेंज कर दें, ज़्यादा कर दें, यानी अब हम स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू जो है वो हम कर रहे हैं, सपोज करें 1489 टॉर, कहाँ 760 और कहाँ 1480, तकरीबन उसका डबल है। ठीक है, हमने इसका डबल कर दिया इसको, तो उस टाइम पर जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होगा, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट वो क्या हो जाएगा जनाब, वो हो जाएगा 120 डिग्री सी। 100 से इंक्रीज़ करके 120 दर्जे पे आ गया, क्योंकि हमने इसके प्रेशर को भी, एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर को भी ज़्यादा कर दिया था। ठीक है, अच्छा, उसके बाद वो कहता है कि अगर हम इसके जो एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसको कम कर दें, 760 से कम करके हम इसे ले आते हैं 23.7 पर। अगर हम स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर 23.7 कर देते हैं तो फिर ऑब्वियसली वाटर का बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा और वाटर जो है ये ऑलमोस्ट
25 डिग्री सी पे जाकर ही बॉयल करना स्टार्ट हो जाएगा। यानी अगर इस एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू ज़्यादा करेंगे तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा पे जाके बॉयल करेगा। अगर हम इसको कम कर देंगे तो ये कम पे ही जाके बॉयल करना शुरू हो जाएगा। अब उसने मज़ीद 2 एग्जांपल्स दिए हमें कि अगर हम मरी वाले एरिया में चले जाते हैं ना, तो आपको पता है मरी जो है वो हिली एरिया है, हम लोग मैदानी इलाकों में रहते हैं, ठीक है। मरी जो है वो पहाड़ी इलाका है, पहाड़ की सरफेस जो है वो मैदानी सरफेस से ज़्यादा ऊंची होती है। जैसे जैसे हम ऊंचाई पे जाते हैं ना, वैसे वैसे प्रेशर की वैल्यू कम हो जाती है। यानी हम 760 टॉर प्रेशर फेस करते हैं ना, तो जो मरी वाले हैं वो ऑलमोस्ट 700 जो एटमॉस्फेयर 700 टॉर है ना प्रेशर, वो फेस करते हैं। मरी वाले इलाके में क्या होगा कि जो स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है ना, वो होता है 700 टॉर। ये वाली वैल्यूज़ भी टॉर में है। 700 टॉर होता है तो 760 पे होती है 100 डिग्री सी, तो 700 टॉर होगा तो वाटर बॉयल करना शुरू हो जाएगा जनाब 98 डिग्री सी पे। फिर उसने एग्जांपल दिया हमें माउंट एवरेस्ट की, कि माउंट एवरेस्ट जो है वहाँ पर क्या होता है जनाब, वहाँ पर प्रेशर और भी डिक्रीज़ हो जाता है, क्योंकि माउंट एवरेस्ट आपको पता है कि मरी तो ऊंचा पहाड़ी इलाका है, लेकिन सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट। और माउंट एवरेस्ट जो है वहाँ पर जो प्रेशर की वैल्यू होती है वो होती है 323 टॉर, ठीक है। 323 टॉर स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू है। तो उस टाइम पर वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट आएगा हमारे पास वो ऑलमोस्ट होगा 69 डिग्री सी, ठीक है। आपने देखा कि 760 टॉर से प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो 1489 पर जब लेके आएंगे तो बॉइलिंग पॉइंट भी वाटर का इंक्रीज कर जाएगा। जब 760 टॉर से इसे डिक्रीज करेंगे 23.7 तक लेके आएंगे तो बॉइलिंग पॉइंट वाटर का हो जाएगा 25 डिग्री सी। जब 700 टॉर होगा तो 98 डिग्री सी, जब 323 टॉर होगा तो 69 डिग्री सी। यानी सारा केस इस वेपर प्रेशर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर को रीच करने का है। ये ज़्यादा होगा तो वेपर प्रेशर लेट आएगा और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, ये कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगा, ठीक है। अब उसने एक एग्जांपल दी है कि हम क्या कर सकते हैं, हम लिक्विड्स को अपनी मर्जी से कम या ज़्यादा टेम्परेचर्स के ऊपर बॉयल कर सकते हैं। यानी आपने कभी इसकी मैं एक कॉमन एग्जांपल आपको देती हूँ प्रेशर कुकर की। प्रेशर कुकर तो आप लोग आई थिंक यूज़ करते ही होंगे, शायद आपको कभी इत्तेफाक हुआ हो खाना बनाने का। तो प्रेशर कुकर जो है वो हम यूज़ करते हैं। बेसिकली प्रेशर कुकर के अंदर क्या केमिस्ट्री होती है, इसमें हम क्या करते हैं कि हमने जो एक कंटेनर लिया होता है, ठीक है, जो ये जो कुकर होता है इसके ऊपर हमने रखा होता है लिड, ठीक है। लिड के ऊपर यहाँ पर होता है ढक्कन और यहाँ पर आपको पता है वेट्स होते हैं जो हम इसके ऊपर ला के रख देते हैं, ठीक है। अंदर हमने यहाँ पर रखी होती है अपनी जो भी फूड सीरियल होता है, कह लें कि कोई दालें वगैरह हो गई, ठीक है। और यहाँ पर खाली स्पेस होती है, पानी के अंदर हमने दाल भिगोई होती है, नीचे से हम इसको हीट करते जा रहे होते हैं। हीट करते हैं जब ऊपर हमने प्रेशर रखा हुआ है इसके, ठीक है। प्रेशर का मतलब क्या है कि इसका ढक्कन बहुत ज़ोर से बंद किया हुआ है, ऊपर वेट्स रखे हुए हैं, ठीक है। अब हमने बेसिकली क्या किया है कि हमने इसके एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बहुत ज़्यादा कर दिया है। हमने इसको नंगा तो नहीं रखा हुआ, नंगा रखेंगे तो इसका 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा ना नॉर्मल, लेकिन हमने इसको एक तो कवर कर दिया इतने हार्ड ढक्कन से, उसके बाद हमने इसके ऊपर वेट्स रख दिए, यानी हमने इसके ऊपर प्रेशर ज़्यादा कर दिया। अब प्रेशर ज़्यादा करेंगे यानी कहने का मतलब ये कि 1 एटमॉस्फेयर 760 टॉर प्रेशर था, हमने 760 से ज़्यादा कर दिया प्रेशर, बहुत ज़्यादा कर दिया। अब इसके वेपर्स को इस एटमॉस्फेयर ये वाला जो प्रेशर हमने इसके ऊपर डाला हुआ है इसको रीच करने में टाइम लगेगा, यानी वाटर जो है उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा। अगर तो 100 डिग्री से ही रहता 760 टॉर पे फिर तो सारा लिक्विड खुश्क हो जाएगा लेकिन दाल नहीं गलेगी। लेकिन क्या होता है कि यहाँ पर जैसे हम इसका प्रेशर इंक्रीज करते हैं इसके वेपर प्रेशर को ज़्यादा टाइम लगेगा उस प्रेशर को रीच करने में, उसके इक्वल होने में। तो उस टाइम तक हीट बहुत ज़्यादा हो चुकी होगी, 100 डिग्री सी से भी ज़्यादा हो जाएगी हीट, ठीक है। तो फिर जाकर क्या होगा कि वो जो प्रेशर, इतना ज़्यादा प्रेशर डालेंगे ना इसके ऊपर, बाहर तो निकल नहीं सकते क्योंकि हमने वेट रखे हुए हैं, वो वेपर जहाँ पर जितने ज़्यादा जमा होते जाएंगे वो सारे के सारे इवेपोरेशन कंडेंसेशन कर रहे होंगे, लेकिन इतनी ज़्यादा कंसनट्रेशन हो जाएगी यहाँ पर भाप की या वेपर्स की कि वो इस लिक्विड के ऊपर प्रेशर डालेंगे। इतना प्रेशर डालते हैं कि इसके अंदर मौजूद जो दाल या चने जो भी आप लोग बना रहे हैं वो सारे के सारे बहुत जल्दी नरम हो जाएंगे या गल जाएंगे। यही वजह है कि एक दालें वगैरह को गलाने के लिए जो जहाँ जहाँ पूरा पूरा दिन लोग इसको हंडिया को रख देते थे चूल्हे पे, अब क्या होता है कि वो 10 मिनट में या 15 मिनट में 20 मिनट में वो पूरी की पूरी पक के तैयार हो जाती है। ये एक कॉमन एग्जांपल उसने दी है बॉइलिंग पॉइंट की प्रेशर कुकर की फॉर्म में, ठीक है। इसमें हमने क्या किया है कि हमने एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर को ज़्यादा कर दिया और हमने लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट को भी ज़्यादा कर दिया, ठीक हो गया। अब एक और एग्जाम्पल उसने डिस्कस की है हमारे साथ, उसमें उसने कहा है कि ये तो प्रेशर कुकर की दूसरी एग्जांपल जो उसने बताई है हमें वो है वैक्यूम डिस्टिलेशन की। इस केस में हम क्या करते हैं, इस केस में हम जो एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है ना उसको रिड्यूस कर देते हैं। रिड्यूस किस तरह से करते हैं देखें, हमारे पास उसने एक एग्जांपल यहाँ पर यूज़ की वैक्यूम डिस्टिलेशन का प्रोसेस यूज़ करते हुए ग्लिसरीन की, ठीक है। नॉर्मली उसने बताया कि ग्लिसरीन जो है ना
उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो ऑलमोस्ट होता है 760 टॉर के ऊपर, यानी जो 760 टॉर एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ना, उस पर जो उसका बॉइलिंग पॉइंट है ग्लिसरीन का वो ऑलमोस्ट होता है 290 डिग्री सी। लेकिन 290 डिग्री सी यानी ग्लिसरीन को जब हमने सेपरेट करना है, निकालना है, इसकी डिस्टिलेशन करनी है, तो हमें इतना टेम्परेचर लेके जाना पड़ेगा जहाँ जाकर वो बॉयल करेगा, फिर उसके वेपर्स को हम सेपरेट करके तो निकाल सकते हैं। लेकिन जब 290 डिग्री सी टेम्परेचर रीच करता है ना, तो ग्लिसरीन की डीकम्पोजिशन हो जाती है, यानी ग्लिसरीन ग्लिसरीन ही रहेगा, ग्लिसरीन रहेगा ही नहीं, वो टूट के कुछ और बना देगा, उसकी डीकम्पोजिशन हो जाएगी। ठीक है, तो इसकी डीकम्पोजिशन को अवॉइड करने के लिए और ग्लिसरीन को सही सलामत बाहर निकालने के लिए हमें ज़रूरत होती है कि हम इसके बॉइलिंग पॉइंट को 290 की बजाय हम थोड़ा सा लेस वैल्यू तक लेके आएँ। ठीक है, क्योंकि 290 पे तो वो जाके डीकम्पोज हो जाता है। ठीक है, तो हमने इसकी वैल्यू को कम करना है। इसकी वैल्यू को कम करने का सबसे आसान तरीका ये है कि हम ये वाला जो प्रेशर है ना, इसको कम कर दें। ठीक है, ये वाला जो प्रेशर है इसको हम कम करते हैं कि कितना, कि हम 760 से रिड्यूस करके प्रेशर को ले आते हैं 50 टॉर पे। 50 या 500 टॉर है, आई थिंक ये उससे मिस्टेक हुई है, 500 टॉर पे हम जब इसे ले आते हैं तो वो ग्लिसरीन जो 290 पे बॉयल कर रहा था, अब उसका बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा ऑलमोस्ट 210 डिग्री सी। 290 जो था वो उसका डीकम्पोजिशन पॉइंट भी था। ठीक है, जो उसका बॉइलिंग पॉइंट आ रहा था वही उसका डीकम्पोजिशन पॉइंट भी था 760 टॉर के ऊपर। तो हमने क्या किया, हमने उसके 760 जो उसका एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर था ना, उसको रिड्यूस करके 500 टॉर तक ले आए। 500 टॉर पर अब चूंकि प्रेशर कम हो गया है, तो वेपर प्रेशर को इसे रीच करने में यानी आसानी होगी, वो जल्दी रीच करेगा। थोड़ा टेम्परेचर ही प्रोवाइड करेंगे तो वो बॉयल करना शुरू हो जाएगा। तो वो बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो 210 डिग्री सी होगा, बल्कि 210 डिग्री सी जो है इसके ऊपर इसकी डीकम्पोजिशन नहीं होगी। ग्लिसरीन अपनी ओरिजिनल फॉर्म के अंदर हम उसको वैक्यूम के थ्रू डिस्टिलेट कर सकते हैं, उसको हम सेपरेट कर सकते हैं, उसको हम प्योरीफाई कर सकते हैं। ये है इसकी दूसरी कॉमन एग्जांपल। ये शॉर्ट क्वेश्चंस में आ सकती हैं। डिस्क्राइब द फिनोमेना ऑफ प्रेशर कुकर, डिस्क्राइब द फिनोमेना ऑफ वैक्यूम डिस्टिलेशन ऑफ ग्लिसरीन, कि किस तरह से हम इनको सेपरेट करते हैं, किस तरह से हम खाने को गलाते हैं, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल है हमारे पास आर्टिकल 4.2.5, दैट इज एनर्जेटिक्स ऑफ फेज ट्रांजिशन या फेज चेंजेस। इसके अंदर हम लोगों ने क्या कहना है, इसके अंदर हमने जो मेन चीज़ देखनी है वो ये है कि इंथाल्पीज। ठीक है, इस आर्टिकल के अंदर हम एक मेन चीज़ देखेंगे, इंथाल्पी। इंथाल्पी बेसिकली क्या होती है, कोई भी किसी भी किस्म का हीट चेंज। इंथाल्पी हम कहते हैं कि कोई भी हमारे पास फिजिकल या केमिकल चेंज आ रहा है। इफ़ अ फिजिकल चेंज का मतलब क्या है कि लिक्विड सॉलिड में जा रहा है, सॉलिड लिक्विड में आ रहा है, या गैस में जा रहा है। फिजिकल और केमिकल चेंज टेक्स प्लेस एट कांस्टेंट प्रेशर। कोई भी चेंज फिजिकल हो केमिकल हो, अगर वो कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहा है ना, तो उसमें जो हीट चेंजेस होंगे अकर्स एट कांस्टेंट प्रेशर या टेक प्लेस एट कांस्टेंट प्रेशर, उस टाइम पर जो हीट चेंज होगा, देन द हीट चेंज ड्यूरिंग दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एंथैल्पी। ठीक है, यानी कोई लिक्विड है वो बॉयल करके वेपर्स में जा रहा है। ठीक है, प्रेशर हमने उतना ही रखा हुआ, यानी यहाँ पर तो हम ऊपर देखें ना, प्रेशर को चेंज कर रहे थे, एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम चेंज कर रहे थे, यहाँ भी चेंज कर रहे थे। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने चेंज करके देखी। यहाँ पर भी हमने इंक्रीज़ कर दिया, यहाँ पर हमने डिक्रीज़ कर दिया। लेकिन अगर हम एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है उसकी वैल्यू रख रहे हैं 1 एटमॉस्फेयर, कांस्टेंट रख रहे हैं, इसको चेंज नहीं कर रहे। 1 एटमॉस्फेयर रखें, 2 एटमॉस्फेयर, जितना भी रखना चाहते हैं रखें, लेकिन फिर उसको चेंज नहीं करना। उस चेंज के दौरान जो यहाँ पर केमिकल चेंज आएगा। अब इतना प्रेशर हमने रखा हुआ है, अब यहाँ से एक लिक्विड जो है, ये लिक्विड जो है ये वेपर्स में चला गया। ठीक है, अब ये एक फिजिकल स्टेट का चेंज आया ना, कि लिक्विड वेपर्स में कन्वर्ट हो गए, प्रेशर इतना ही है। अब क्यों कन्वर्ट हुए हैं, इस दौरान क्या हीट चेंज आया, हमने इसको हीट प्रोवाइड की है, तभी जाके इसके जो लिक्विड के वेपर्स हैं वो यहाँ पर गए हैं ना। तो ये जो हीट चेंज होगा ना इस दौरान, इसे हम कहेंगे कि ये है डेल्टा एच, एंथैल्पी चेंज। ठीक है, इसे हम एंथैल्पी चेंज की फॉर्म में मेजर करते हैं। ठीक है, तो एनर्जेटिक्स ऑफ फेज ट्रांजिशन में हमने 3 तरह की एनर्जेटिक्स यानी 3 तरह की एनर्जीज देखनी है। एक हमारे पास होगी डेल्टा एच एफ, एक हमारे पास होगी डेल्टा एच वी, एक हमारे पास होगी डेल्टा एच एस। ठीक है, डेल्टा एच एफ इज़ द मोलर हीट ऑफ फ्यूजन,
ये है मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन, ये है मोलर हीट ऑफ सब्लिमेशन। ठीक है, ये क्या चीज़ें हैं ये मैं अभी आपको बता देती हूँ कि फ्यूजन जो होती है ना, ये देखें डेल्टा एच एफ, मोलर हीट ऑफ फ्यूजन, ये याद रखें आप। फ्यूजन जो होता है ना वो होता है मेल्टिंग, यानी एक सॉलिड का मेल्ट होकर लिक्विड में जाना। ठीक है, सॉलिड अगर एक कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर एक सॉलिड लिक्विड में जा रहा है तो जो हीट चेंज होगा वो होगा मोलर हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, या इसको हम डिफाइन करते हैं, ये मैं आपको यहीं से बता देती हूँ क्या अब इसको लिखना है, क्योंकि ये सिर्फ डेफिनेशंस हैं, आपने इनको इसी तरह से याद करना है। इट इज़ अमाउंट ऑफ हीट अब्जॉर्ब हो रही है, याद रखें हमेशा, अब्जॉर्ब बाय 1 मोल ऑफ सॉलिड व्हेन इट मेल्ट्स इनटू लिक्विड फॉर्म एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। द प्रेशर ड्यूरिंग द चेंज इज केप्ट 1 एटमॉस्फेयर। 1 एटमॉस्फेयर हमने प्रेशर रखा हुआ है, ठीक है, 1 एटमॉस्फेयर। उस प्रोसेस के दौरान जो हीट अब्जॉर्ब हुई है सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए, 1 मोल ऑफ सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए, वो है मोलर हीट ऑफ फ्यूजन। फ्यूज़ करना, पिघलना, मेल्ट होना। मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन में क्या होगा कि जो वेपर्स, जो लिक्विड होगा हमारे पास वो वेपर्स में कन्वर्ट होगा, तो हम कहेंगे द अमाउंट ऑफ हीट अब्जॉर्ब्ड, इस केस में भी अब्जॉर्ब होगी, व्हेन 1 मोल ऑफ लिक्विड इज चेंज्ड इनटू वेपर्स एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। और इस टाइम पे भी हमने जो प्रेशर रखना है वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, यानी 1 मोल ऑफ लिक्विड वेपर्स में चेंज होगा, तो उस दौरान जो हीट चेंजेस होंगी वो क्या होगी, जो हीट अब्जॉर्ब होगी वो होगी मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब मोलर हीट ऑफ सब्लिमेशन है, सब्लिमेशन में क्या होता है कि सॉलिड जो है वो डायरेक्ट वेपर्स में चला जाता है, वो लिक्विड स्टेट को पास नहीं करता, सॉलिड डायरेक्ट वेपर्स में चला जाता है। तो हम कहेंगे द अमाउंट ऑफ हीट अब्जॉर्ब व्हेन 1 मोल ऑफ सॉलिड सब्लाइम्स टू गिव 1 मोल ऑफ वेपर्स एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। प्रेशर सेम रहा है, इसमें भी 1 एटमॉस्फेयर है, इसमें भी 1 एटमॉस्फेयर है, इसमें भी 1 एटमॉस्फेयर है। तो मोल के लिहाज से हमने देखा है 1 मोल ऑफ सॉलिड इज कन्वर्टेड इनटू 1 मोल ऑफ वेपर्स। ठीक है, तो ये 1 एटमॉस्फेयर पर अगर काम होगा तो इसे हम कहेंगे मोलर हीट ऑफ सब्लिमेशन। ठीक है, अच्छा, उसके बाद वो कह रहा है एनर्जी चेंजेस एंड इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शंस। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसको मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। ठीक है, ये हम देख लेते हैं इसमें वो क्या चीज़ एक्सप्लेन कर रहे हैं जनाब, ये गौर से देखिएगा आप। क्या है टॉपिक का नाम, एनर्जी चेंजेस एंड इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शंस। इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शंस, इसमें वो एक चीज़ एक्सप्लेन करेगा जो मैं आपको बता देती हूँ कि वो किस तरह से एक्सप्लेन करता है। ये है आपके पास आर्टिकल है 4.2.6। ठीक है, इसके अंदर वो कहता है कि एनर्जी चेंज एंड इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन। ज़रा आपने मेरी बात गौर से सुननी है, ये अपने जहन में नहीं रखना कि मैडम इतना ज़्यादा पढ़ाती जा रही हैं, ये है वो है ऐसे है वैसे है। ये आप लोगों ने, आप सिर्फ 4 चैप्टर पे और 11 चैप्टर्स हैं आप लोगों के, ये जहन में रखें और टाइम देखें कि आपके पास कितना कम है। ठीक है, उस लिहाज से हम लोगों ने चलना है। एनर्जी चेंजेस एंड इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शंस, हमने 3 तरह की इंथैल्पीज पढ़ी हैं, डेल्टा एच एफ दैट इज़ फॉर फ्यूजन, और फ्यूजन कहाँ होती है, सॉलिड से लिक्विड की तरफ। ठीक है, फिर हमने पढ़ी है डेल्टा एच वी, ये होती है वेपराइजेशन, और वेपराइजेशन होती है कब, जब लिक्विड कन्वर्ट होता है गैस में या वेपर्स में, गैस या वेपर्स कह लें। और एक हमने पढ़ा है डेल्टा एच एस, जो है सब्लिमेशन का प्रोसेस। सब्लिमेशन मैंने आपको बताया है कि उस केस में सॉलिड जो है वो डायरेक्ट कन्वर्ट होता है वेपर्स में। ठीक है, अब देखें फ्यूजन में क्या होता है कि एक जो सॉलिड है उसने लिक्विड में कन्वर्ट होना है। आप ये भी जानते हैं कि सॉलिड, लिक्विड और गैसेस, गैसेस के मॉलिक्यूल्स काफ़ी दूर दूर होते हैं, लिक्विड के थोड़े थोड़े करीब होते हैं, और सॉलिड के तो बहुत ही करीब होते हैं। सॉलिड ने जब लिक्विड में जाना है तो थोड़ा सा चेंज आना है, क्या कि पहले ये मोशनलेस है, मूवेबल नहीं है, अब ये थोड़े थोड़े मूवेबल हो जाएंगे, लेकिन ये वैसे ही उतना ही तकरीबन एरिया ऑक्यूपाई, स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे जितनी सॉलिड ने की हुई थी। लिक्विड भी तकरीबन उतनी ही स्पेस ऑक्यूपाई करेगा अगर उसको उतनी प्रोवाइड की जाए तो। ठीक है, और जो गैस है ना उसके मॉलिक्यूल्स तो फार अपार्ट होते हैं, उसको जितनी मर्जी स्पेस दे दी जाए वो सारे के सारे उस स्पेस के अंदर एडजस्ट हो जाएंगे या फैल जाएंगे। तो वो कहता है फ्यूजन की बजाय जो वेपराइजेशन है ना, उसमें लिक्विड ने ज़्यादा अपने आप को चेंज, यानी लिक्विड ने अपनी स्पेसिस को ज़्यादा एक दूसरे से दूर करना होता है। सॉलिड से लिक्विड में इतना ज़्यादा चेंज नहीं आता, लेकिन लिक्विड से गैस में जाने के लिए बहुत ज़्यादा चेंज होता है, जिसकी वजह से हम ये कहते हैं कि डेल्टा एच वी इज़ ऑलवेज ग्रेटर दैन डेल्टा एच एफ।
ठीक है। और सब्लिमेशन जो होता है उसमें तो लिक्विड स्टेट आती नहीं है, सॉलिड ने डायरेक्ट जाना है गैस में, तो ये तो इवन मोर होगी ना, डेल्टा एच एस जो है वो ज़्यादा होती है डेल्टा एच वी से, और ये डेल्टा एच वी ज़्यादा होती है डेल्टा एच एफ से। ये रिलेशनशिप आपने याद रखना है, ठीक है। अब ये जो रिलेशनशिप उसने बताया है ना, इसके लिए उसने कुछ एग्जांपल्स हमें बताई हैं, वो एग्जांपल्स उसने टेबल 4.6 के अंदर बताई हैं। ये देखें, ये टेबल 4.6 है, इसके अंदर उसने वाटर की जो डेल्टा एच बताई है 40 है, NH3 की बताई है 21.7। पूरे टेबल में वाटर की सबसे ज़्यादा है, क्योंकि इसकी इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शंस, ये जो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शंस का जिक्र कर रहा है ना, ये ज़्यादा होती हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा होती है। फिर वो ये हेलोजेंस की बात कर रहा है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इसमें आप देखें चारों को, फ्लोरीन की 5.9 है, फिर 10 है, फिर 15 है। आयोडीन की सबसे ज़्यादा है। आयोडीन की सबसे ज़्यादा क्यों है? क्योंकि इसका साइज़ बड़ा होता है, पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा होती है, और इसमें लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस ज़्यादा आ जाती हैं, जिसकी वजह से आयोडीन की जो ये सब्लिमेशन है ये ज़्यादा होती है, हीट ऑफ सब्लिमेशन, मोलर हीट ऑफ सब्लिमेशन जो है ये ज़्यादा होती है। अब आगे इनका कंपेरिजन करते हैं हाइड्रोकार्बन्स का। मीथेन का देखें 8.6 है, लेकिन जैसे जैसे हम आगे जाएंगे कार्बन नंबर इंक्रीज होता जाएगा। C6H14 इसकी हो गई है 30, ठीक है। तो वो इस वजह से ज़्यादा हुई है कि इसमें भी लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस आ रही हैं। आयोडीन में भी लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस हैं, इसमें भी लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस हैं, क्योंकि साइज़ बड़ा है, साइज़ बड़ा होगा तो पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा होगी, पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा होगी तो इसकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस होंगी और उनको तोड़ना मुश्किल होगा, जिसकी वजह से उसकी मोलर हीट ऑफ सब्लिमेशन ज़्यादा होती है। ये मोलर हीट ऑफ ये जो वेपराइजेशन है वो भी ज़्यादा होती है। CH4 का उसने जिक्र किया हुआ है, फिर उसने आयोडीन का जिक्र किया है, और ऊपर उसने वाटर का जिक्र किया है। यही सारी बातें उसने इस पैराग्राफ के अंदर एक्सप्लेन की हुई हैं। उसके बाद नेक्स्ट है चेंज ऑफ स्टेट एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम। चेंज ऑफ स्टेट एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम, इसकी हम रीडिंग कर लेते हैं। वैसे इसमें कुछ खास नहीं है, वो ये बताता है कि जितने भी रिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं उन सब के अंदर डायनामिक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है। जैसे मैंने बताया था ना, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, पहले वो इवेपोरेट करके ऊपर जा रहे हैं, फिर वापस आ रहे हैं, फिर ऊपर जा रहे हैं, फिर वापस आ रहे हैं। ये वाली जो चीज़ हमने एक्सप्लेन की थी यहाँ पर लास्ट टॉपिक में, ये वाली, कि इसमें कंडेंसेशन भी हो रही है और डायनामिक इक्विलिब्रियम भी एग्जिस्ट कर रहा है इसके अंदर, ये वाला, ठीक है। ऐसी ही चीज़ इसके अंदर बात उसने डिस्कस की है कि वो कहता है व्हेनेवर अ चेंज ऑफ स्टेट अकर्स, चेंज ऑफ स्टेट अकर्स यानी कोई भी स्टेट चेंज हो रही है, लिक्विड में, लिक्विड से सॉलिड में, सॉलिड से गैस में, जिस तरह भी, या सॉलिड से लिक्विड में, मूव टूवर्ड्स द कंडीशंस ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम, तो डायनामिक इक्विलिब्रियम उसके अंदर आता ही आता है। डायनामिक इक्विलिब्रियम इज अ सिचुएशन व्हेन टू अपोजिंग चेंजेस अकर एट इक्वल रेट्स। अपोजिंग चेंजेस यानी इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, यानी एक दूसरे के ऑपोजिट अमल जो हो रहे हैं वो एक साथ हो रहे हों, तो उसे हम कहते हैं कि डायनामिक, यानी इक्वल रेट से हो रहे हों। बीइंग अ केमिस्ट वी शुड नो दैट द कॉन्सेप्ट ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम इज द फेट और अल्टीमेट गोल ऑफ द रिवर्सिबल चेंजेस, रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शंस एंड ऑल फिजिकल चेंजेस। अब आगे उसने एग्जांपल दे दी है ये इनकी डायनामिक इक्विलिब्रियम की, कि 0 डिग्री C पे सॉलिड आइस एग्जिस्ट इन डायनामिक इक्विलिब्रियम विद लिक्विड वाटर आइस, और 0 डिग्री C ये होता है डबल एरो का साइन, वाटर। यानी इस सारी बहस के अंदर वो क्या कह रहा है? वो ये कह रहा है हमें कि जो डायनामिक इक्विलिब्रियम होता है ना, वो दो ऑपोजिट प्रोसेसेस के दरमियान होता है। यानी अगर हम ये देख रहे हैं कि हमारे पास लिक्विड है, ठीक है, यहाँ पर इतना हमारे पास लिक्विड है, ये जा रहा है वेपर्स में, तो ये होगी इवेपोरेशन। यहाँ पर जो वेपर्स इकट्ठे हो गए हैं, अगर वो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे तो मैंने आपको कल बताया था कि वो कंडेंसेशन करते हैं वापस लिक्विड की सरफेस को, लिक्विड उनको कैच कर लेता है। ये है इवेपोरेशन, ठीक है, और ये है कंडेंसेशन। ये दो ऑपोजिट प्रोसेस हैं, ये ऊपर जा रहे हैं ओपन सरफेस में, ये नीचे आ रहा है लिक्विड सरफेस में, ऑपोजिट प्रोसेसेस हो गए ना। तो अब इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, इसके लिए हम इस तरह का एरो यूज़ करेंगे, ठीक है। और सिमिलरली हम कहते हैं कि यहाँ पर जो आपकी बुक वाले ने किया है कि उसने कहा कि आइस जो है ना 0 डिग्री C पर, हमें पता है आइस का फ्रीजिंग यानी वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट है, पानी ने आइस बन जाना है, ठीक है। तो वाटर जो है ना वो यहाँ पर 0 डिग्री C पर लिक्विड स्टेट में भी एग्जिस्ट कर रहा होता है और आइस में भी एग्जिस्ट कर रहा होता है। जितने मॉलिक्यूल्स इसके आइस बना रहे होते हैं उतने ही आइस के मॉलिक्यूल्स वाटर बना रहे होते हैं। तो डायनामिक इक्विलिब्रियम यानी ऑल द टाइम ये काम होता रहता है, लेकिन हमें चूंकि आइस नज़र आ रही होती है ज़्यादा, तो हम कहते हैं कि बर्फ़ जमी हुई है। अगर आप कभी बर्फ़ को हाथ लगाएंगे तो आपके हाथ गीले हो जाएंगे ना, इसका मतलब है अंदर पानी की कुछ क्वांटिटी मौजूद है अभी, टोटली बिल्कुल ही फ्रीज़ नहीं होगी भी। अगर बहुत ज़्यादा फ्रीज़ होगी तो इसका मतलब टेम्परेचर जो है वो 0 डिग्री C से फॉल कर गया हुआ है। सॉरी। तो ये जो डायनामिक इक्विलिब्रियम है ये वो वाली स्टेट है जहाँ पर आइस वाटर में और वाटर आइस में चेंज होता है और ये प्रोसेस कंटिन्यू रहता है। नेक्स्ट हमारे पास लिक्विड्स का
लास्ट टॉपिक है लिक्विड क्रिस्टल्स, ये इंशाल्लाह हम कल करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, तकरीबन ये 34 to 35 मिनट्स का लेक्चर हो गया है। ये आपने बड़े ध्यान से देखना है। जिस चीज़ की आप लोगों को समझ नहीं आएगी वो आप लोगों ने मुझसे पूछ लेनी है, कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी अटेंडेंस लगानी है, एंड दैट्स इट। ओके, आज के लिए इतना काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।